हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी किस्मत के मालिक हैं, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी का रास्ता प्लान करते हैं जितना बेहतर हो सके। लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे इमोशंस हम पर कितना ज़्यादा असर डालते हैं। हमारे इमोशंस हमें उन बातों की तरफ खींच लेते हैं जो हमारे ईगो को सुकून दें। हमें ऐसे प्रूफ्स ढूंढने पर मजबूर करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच को सही साबित करें। ये हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हमारे मूड के हिसाब से। और रियलिटी से ये कनेक्शन टूटना ही हमारे गलत डिसीजंस और ज़िंदगी के नेगेटिव पैटर्न्स की वजह बनता है। हम अभी अपनी असली सोच की ताकत से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जज्बात के बोझ से दबा हुआ है। हम अक्सर दूसरों के बनाए हुए वो ड्रामा में उलझ जाते हैं, लगातार रिएक्ट करते रहते हैं, कभी एक्साइटमेंट, कभी इनसिक्योरिटी, कभी एंग्जाइटी के समुद्रों में डूबते रहते हैं। ये हमारा फोकस तोड़ देती हैं, ध्यान इधर उधर खींच लेती हैं। और जब डिसीजंस के लिए रैशनल सोच का स्टैंडर्ड नहीं होता तो हम अपने गोल्स तक पहुंच ही नहीं पाते। अक्लमंदी का मतलब होता है इन जज्बात के असर को कंट्रोल करना, रिएक्ट करने के बजाय सोचना और अपना दिमाग खोलकर देखना कि असल में क्या हो रहा है, ना कि सिर्फ वो जो हम फील कर रहे हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हर कोई सोचता है, हम भी समझते हैं कि हम रैशनल हैं, सोच समझकर फैसला लेने वाले। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। रैशनल सोच जन्म से नहीं आती, ये एक स्किल है जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से आती है। हिस्ट्री और विभिन्न कल्चर्स में बहुत लोग गुजरे हैं जो सोच समझकर फैसला नहीं लेते थे, जैसे कुछ बादशाह, सुल्तान, एम्परर, रियासतों के हाकिम। उन्होंने अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं किया, गुस्से, घमंड या लालच में आकर फैसले किए। नतीजा ये हुआ कि उनकी सल्तनत कमज़ोर हो गई, आवाम उनसे दूर हो गई। कुछ ने अपना ताज और तख्त खो दिया और कुछ ने अपनी जान तक गंवा दी, जैसे साइरस द ग्रेट, जो अपनी आखिरी जंग में जज्बात और ओवर कॉन्फिडेंस में आया। दुश्मन का पीछा करते हुए अपनी फौज से दूर चला गया और दुश्मन के घेरे में फंस कर मारा गया। हम रैशनैलिटी यानी सोच समझ कर फैसला लेना ये कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। तो चलो देखते हैं। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रेप्टिलियन ब्रेन, दूसरा लिम्बिक ब्रेन और तीसरा नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। रेप्टिलियन ब्रेन ये सबसे पुराना ब्रेन पार्ट है। ये बस सर्वाइवल के लिए काम करता है, सोचता नहीं। अगर कोई खतरा हो ये तुरंत डिसाइड करता है, जैसे भागना, लड़ना या फ्रीज हो जाना। ये हार्ट बीट और सांस भी कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई भूत दिखे या तुम रोड क्रॉस कर रहे हो और अचानक से गाड़ी आगे आ जाए तो ये ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है। लिम्बिक ब्रेन ये दूसरा ब्रेन है। ये हमारे फीलिंग्स और इमोशंस का मास्टर है। ये बताता है कि हम गुस्सा, प्यार, खुशी या डर महसूस कर रहे हैं। ये सोशल भी है, दूसरों को हमारे इमोशंस बताता है, बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ से। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम गुस्सा या उदास फील करते हो तो ये हमें जलन, हर्ट फीलिंग करवाता है। न्यूकॉर्टेक्स ब्रेन ये तीसरा ब्रेन पार्ट है, सबसे स्मार्ट और लॉजिकल। ये सोचता है, प्लान करता है, लैंग्वेज यूज़ करता है और डिसीजंस लेता है। अगर तुम गुस्से में हो, ये डिसाइड करता है कि कैसे रिएक्ट करना है, चिल करना है या कामली बात करनी है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ब्रेन पार्ट कब एक्टिव होता है। जब तुम्हें ये पता होता है तो तुम अपने जज्बात कंट्रोल कर पाते हो और अक्लमंदी से फैसला लेना शुरू कर देते हो। इमोशंस असल में केमिकल रिएक्शंस से शुरू होते हैं जो हमारा ध्यान किसी चीज़ पर ले आते हैं। लेकिन क्योंकि इमोशंस और सोच दिमाग के अलग हिस्सों में प्रोसेस होते हैं, हम अक्सर उनको गलत समझ लेते हैं। जैसे असली प्रॉब्लम जलन हो, लेकिन हम उसे गुस्से के रूप में महसूस करते हैं, या फिर किसी पुरानी चोट का गुस्सा किसी नए इंसान पर निकाल देते हैं। हम अपनी इमोशंस की असल जड़ को कॉन्शियसली देख नहीं पाते। इस वजह से उनसे सीखना मुश्किल लगता है और हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। कम्युनिकेशन में भी इसकी वजह से उलझन होती है। हम कुछ और फील करते हैं, सामने वाला कुछ और समझता है और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जहाँ जानवरों के इमोशंस छोटे और तुरंत खत्म हो जाते हैं, वहीं इंसान उस इमोशन को पकड़कर लंबे समय तक सोचते रहते हैं, जैसे डर को पकड़कर एंग्जाइटी बना लेना। लोग सोचते हैं कि प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी ने इमोशंस पर कंट्रोल दे दिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। आज बस इमोशंस नए तरीकों से ट्रिगर होते हैं। पॉलिटिशियंस मीडिया के जरिए हमारी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, एडवर्टाइजर्स सब्लिमिनल मैसेज देते हैं और सोशल मीडिया हमें लगातार इमोशनल बॉम्बार्डमेंट में रखता है ताकि हम शांत और साफ सोच ना पाएं। अक्लमंद लोग जानते हैं कि उनके इमोशंस उनकी सोच पर असर डाल रहे हैं, इसलिए वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। गैर अक्लमंद लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता। वो बिना सोच समझे रिएक्ट करते हैं और फिर नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। अधूरे प्रोजेक्ट्स,
बेकार के कॉन्फ्लिक्ट्स, गुस्सा जो कभी कंस्ट्रक्टिव एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। हर इंसान कभी ना कभी गैर अक्लमंद बन सकता है, लेकिन फ़र्क यह है कि वक्त के साथ देखा जाए कि कोई इंसान ज़्यादातर स्टेबल, फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं। जिंदगी के हर पहलू में ये फ़र्क दिखता है। जैसे तलाक के केस में अक्लमंद लोग अपनी नफ़रत साइड में रखकर बच्चे के फ्यूचर का सोचते हैं, जबकि गैर अक्लमंद लोग अपने एक्स के साथ पावर स्ट्रगल में लग जाते हैं और लंबी केस लड़ाई से बच्चे का नुकसान होता है। बिजनेस पार्टनर चुनते वक्त अक्लमंद लोग काम की एबिलिटी देखते हैं, जबकि गैर अक्लमंद लोग चार्म या अपनी इनसिक्योरिटी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। कैरियर के डिसीजंस में अक्लमंद लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देते हैं, जबकि गैर अक्लमंद लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट, तुरंत पैसा या अटेंशन के चक्कर में फैसले ले लेते हैं, जो आखिर में डेड एंड बन जाते हैं। अक्लमंद बनना जज्बात को ख़त्म करना नहीं है। जज्बात एक घोड़े की तरह होते हैं, उनमें पावर होती है। सोच एक सवार की तरह है जो इस घोड़े को सही दिशा में चलाता है। अगर घोड़ा कंट्रोल में हो तो सफ़र तेज़ और बेहतरीन होता है। अगर सिर्फ घोड़ा भाग रहा हो और सवार कमज़ोर हो तो हादसा होता है। इसलिए बैलेंस चाहिए। जहां इमोशंस सोच को सपोर्ट करें, उसके अगेंस्ट काम ना करें। अक्लमंद बनने का पहला स्टेप अपने बायसेस को पहचानना है। हम सब प्लेजर चाहते हैं और पेन से बचना चाहते हैं। इसलिए हम उन आइडियाज़ को पसंद करते हैं जो हमें कंफर्ट दें या हमारा ईगो सेटिस्फाई करें, चाहे वो सच न भी हो। कन्फर्मेशन बायस में हम सिर्फ अपने बिलीफ्स को कन्फर्म करने वाला एविडेंस ढूंढते हैं। कन्विक्शन बायस में हम समझ लेते हैं कि अगर हम या कोई और बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है तो वो सच होगा। अपीयरेंस बायस में हम लोगों को उनके दिखने पर जज करते हैं, जबकि ग्रुप बायस में हम अपने ग्रुप की सोच को अपनी सोच समझ लेते हैं। ब्लेम बायस में हम गलती का ज़्यादा इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देते हैं और अपनी गलती कम देखते हैं। दूसरा स्टेप हाई ग्रेड गैर अक्लमंदी को समझना है। जब जज्बात इतने इंटेंस हो जाते हैं कि हम हर चीज़ उसी इमोशन के फिल्टर से देखते हैं। इसके कॉमन ट्रिगर्स होते हैं। बचपन के जख्म जो छोटी बात पर भी रिएक्ट कर देते हैं, अचानक जीत या हार जो हमें इम्पल्सिव डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं, राइजिंग प्रेशर जो स्ट्रेस में हमारे प्रिमिटिव ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, ऐसे करिश्माई या नार्सिसिस्टिक लोग जो हमारे इमोशंस भड़का देते हैं, और ग्रुप इफेक्ट जहां भीड़ या सोशल मीडिया का कलेक्टिव इमोशन हमारी रीजनिंग को कमज़ोर कर देता है। ये मत सोचो कि अक्लमंदी इंसानी प्रोग्रेस के साथ नेचुरली आ जाती है। हिस्ट्री में हर गोल्डन एज के बाद सुपरस्टिशन और इंटॉलरेंस वापस आई है। पेरिकल्स के ज़माने के बाद अंधविश्वास, रिनेसां के बाद भी इर्रेशनल मूवमेंट्स, और मॉडर्न एरा में पॉलिटिकल पर्जेस, कल्ट्स और सेलिब्रिटी वर्शिप। इर्रेशनलिटी बस अपना रूप बदलती है, लेकिन हमेशा जिंदा रहती है। अक्लमंद बनने के लिए सोच का हिस्सा इमोशन से ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ता है। इसके लिए अपने आप को डीपली समझना ज़रूरी है। अपने इमोशनल पैटर्न्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का ऑब्जर्वेशन करो। अपने गुस्से या रिएक्शन का असल रीज़न समझो। अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाओ और दूसरों को चेंज करने का ऑब्सेशन छोड़ो। सोच और इमोशंस का बैलेंस रखो और अक्लमंदी से मोहब्बत करो, क्योंकि इससे ज़िंदगी कैल्म, क्लियर, क्रिएटिव और इफ़ेक्टिव होती है। जब तुम अपने इमोशनल सेल्फ पर कंट्रोल रखते हो, पैटी कॉन्फ्लिक्ट्स में कम पड़ते हो, ज़िंदगी ज़्यादा कंट्रोल में लगती है और काम का नतीजा बेहतर आता है।